जी, टूल्स ऑफ मेजरमेंट आज हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजी में कि मेजरमेंट के टूल्स कौन से, ये आपकी बुक में से ही लिया गया है। बेसिक टूल्स ऑफ मेजरमेंट जो है वो हमारे पास 3 होते हैं। डेथ रेट रेट होता है, रेशो होता है और प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, जो रेट होता है हमारे पास, अब पहले वो देख लेते हैं कि रेट क्या होता है। रेट ऐसी मेजर्स होती हैं जिनमें हमने ये देखना होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर एक इवेंट जो है वो कितनी दफ़ा हो रहा है, वो स्पेसिफिक इवेंट जो है वो कितनी दफ़ा हो रहा है। वो स्पेसिफिक इवेंट जो है वो डेथ भी हो सकती है, बर्थ हो सकती है, मैरिज हो सकती है। मतलब कोई भी रेट अगर हमने देखना है तो हमने देखना है, अगर हमने ये देखना है उसकी अक्रेंस कितनी हो रही है, वो कितनी दफ़ा हो रहा है, तो उसको हम रेट के साथ मेजर करेंगे। ठीक है, अब रेट जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है? रेट मेजर्स द अक्रेंस ऑफ सम पार्टिकुलर इवेंट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन के अंदर ही आपको पता चल गया होगा कि रेट के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर, एक टाइम स्पेसिफिकेशन और एक होता है मल्टीप्लायर। जो आप लोगों का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हमेशा न्यूमरेटर कहते हैं। जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, जिसके साथ जितने टाइम में हमने देखना है वो उसकी टाइम स्पेसिफिकेशन होती है। ठीक है, और एक होता है इसका मल्टीप्लायर। तो जैसे फर्स्ट करें, यहाँ पर डेथ रेट का फॉर्मूला फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, तो उन्होंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर। उन्होंने ये देखना कि एक साल के अंदर, मतलब गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के अंदर कितनी डेथ्स हुई हैं। ठीक है, कितनी अक्रेंस हुई है किसी भी इवेंट की, तो उसको जो है वो पॉपुलेशन के साथ, उस टाइम की जो पॉपुलेशन उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे मिड ईयर पॉपुलेशन ली, मिड ईयर पॉपुलेशन यहाँ पे स्टूडेंट्स का अक्सर का क्वेश्चन होता है, मैम मिड ईयर पॉपुलेशन जो है वो हम क्यों लेते हैं? अच्छा, मिड ईयर पॉपुलेशन जो है उसका ये पर्पज़ होता है कि जो 1 जनवरी है उससे लेस हो, ठीक है, और 30 दिसंबर से ज़्यादा हो, तो इसीलिए हम जो मिड ईयर है वो लेते हैं। जैसे जुलाई जो है वो आपका मिड में आता है, तो हम जुलाई की में जितनी पॉपुलेशन है वो लेंगे, ताकि उसमें साल के शुरू की भी पॉपुलेशन आए और साल के एंड वाली पॉपुलेशन भी है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मिड ईयर पॉपुलेशन। उसके बाद जो है वो रेशो होता है। रेशो जो होता है, जब भी हम रैंडम क्वांटिटीज़ को आपस में उनके रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं, उनके साइज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं रेशो। ठीक है, रेशो जो होती है वो एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ डिवाइड करने से आती है। ठीक है, हम देखते हैं कि इसकी रेशो मतलब अगर हमने देखना है कि एक कंट्री है, वहाँ पे मेल जो फीमेल रेशो कितनी है, मतलब 2, अगर मेल और फीमेल रेशो इस तरह से है 2 और 3, इसका मतलब है कि जो मेल है वहाँ पे अगर हम एक पॉपुलेशन देखें तो उसमें जो मेल की क्वांटिटी है वो, अगर एक पॉपुलेशन 10 की है तो उसमें 2 जो है फर्स्ट करें, जैसे मेल की फीमेल टोटल पॉपुलेशन अगर 5 की है तो उसमें 2 फीमेल हैं और 3 मेल हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो मेल की ज़्यादा और फीमेल की कम है। और इसी तरह अगर ज़्यादा जो है फीमेल की होती है, कम मेल की होती है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि गिवन पे पॉपुलेशन में से मेल कितने हैं और फीमेल कितनी हैं। इसमें भी जो न्यूमरेटर होता है वो आपका डिनोमिनेटर का कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है, मल्टीप्लाई भी नहीं होता, इसमें कोई टाइम स्पेसिफिकेशन नहीं होती है आपके रेशो में। प्रोपोर्शन जो होती है एक ऐसी रेशो होती है जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर ऑफ अ पार्ट ऑफ द होल। एक होल चीज़ आपको दी जाती है, उसमें से एक पार्ट निकाला जाता है और आपने उसका मैग्नीट्यूड देखना होता है, उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। जैसे कि इसमें अब जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर का पार्ट होता है। ठीक है, अब ये एज अ होल अगर हम देखें तो एक चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है जो एज अ होल है, उसमें से हमने स्पेसिफिक निकालना है, ठीक है, एक पार्ट निकालना है वो लोग, उन बच्चों का जो डिजीज़ हैं, जो किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के साथ हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर हो गया। ठीक है, और ये न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट है, क्योंकि वो सारे जितने भी चिल्ड्रन हैं उसमें से निकाला गया है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन को हमेशा हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दी गई है कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन विद स्केबीज एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और फिर हम उनको टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन के साथ इन दैट एरिया एट द सेम टाइम के साथ हमने उसको डिवाइड करना है। अब इसमें है तो सारा कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी है, लेकिन जो आपका न्यूमरेटर है वो हमेशा जो है उसमें डिनोमिनेटर इंक्लूड होगा, मतलब वही बच्चे शामिल हैं या वही पॉपुलेशन शामिल है जिसका आपने डाटा लेना है। अब यहाँ पे आपने मिड ईयर पॉपुलेशन ली,
और डेथ भी देखी 1 साल के अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अलहदा थे। लेकिन अब इसमें हमने पॉपुलेशन भी जो है वो एक ही ली है, ठीक है, सेम कैटेगरी की ली है। और उसके अंदर जो हमने न्यूमरेटर लिया है वो भी उसी में से लिया है कि वही चिल्ड्रन हमने देखे हैं, और उनके अंदर एक पार्ट देखा है कि डिजीज़ के साथ कौन है। अब डेथ, अब इसी रेट के आगे से हम टाइप्स पढ़ लेते हैं कि रेट में कौन सी टाइप्स होती हैं। रेट में एक टाइप होती है क्रूड रेट की, एक होती है स्पेसिफिक रेट की, एक होती है स्टैंडर्डाइज रेट की या एडजस्टेड रेट की। अब क्रूड रेट जो होते हैं वो अनस्टैंडर्डाइज रेट होते हैं। मतलब ये कि इसमें ओवरऑल हम बात करते हैं, हम इसमें जो है वो स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं करते, इसलिए हमें ये डाटा भी ओवरऑल ही देता है। जैसे अगर हमने देखना है कि किसी जगह पे बर्थ रेट कितना है, तो हम टोटल बर्थ रेट देखेंगे। हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि मेल का टोटल बर्थ रेट कितना है और फीमेल का टोटल बर्थ रेट, मतलब गर्ल्स का कितना है, बॉयज़ का कितना है, हम ये नहीं देख रहे। हम क्रूड बर्थ रेट देख रहे हैं, ठीक है, कि जनरल बर्थ रेट कितना है। तो उसको हम उसी साल की मिडिल पॉपुलेशन के साथ मल्टीप्लाई करके 1000 के डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज रेट आ जाएगा। अगर हम स्पेसिफिक रेट के पास आ जाएं तो स्पेसिफिक रेट में हमारे पास स्पेसिफिक कॉज आ जाती है। स्पेसिफिक कॉज के साथ, स्पेसिफिक ग्रुप के साथ, स्पेसिफिक टाइम के साथ, मतलब अगर हम स्पेसिफिक कॉज के साथ किसी चीज़ का रेट निकाल रहे हैं वो आ जाएगा। जैसे स्पेसिफिक डिजीज़ को ले लें, जैसे कोरोना आया था या ट्यूबरकुलोसिस आया, कैंसर आया, तो ये स्पेसिफिक कॉज आ गई, ठीक है। अब इसी तरह स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे एज के रिलेटेड ग्रुप है, सेक्स से रिलेटेड ग्रुप है, उसी तरह स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ आ जाती है। इसमें हमारे पास जो है वो एनुअल, मंथली, वीकली आ जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एडजस्टेड या स्टैंडर्डाइज। अब एडजस्टेड और स्टैंडर्डाइज जो है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन या एडजस्टमेंट से पता लगाया जा सकता है। जैसे कि एज और सेक्स रेट, मतलब अगर हमने देखना है किस जगह पे जो हैं वो बूढ़े ज़्यादा हैं, किस जगह पे बच्चे ज़्यादा हैं, तो किस जगह पे जो है फीमेल ज़्यादा है, किस जगह पे मेल ज़्यादा है, तो ये हमारे पास कौन से आ जाएंगे एडजस्टेड रेट। रेशो और प्रोपोर्शन की हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि ये क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेजर ऑफ मोर्टेलिटी। मेजर ऑफ मोर्टेलिटी जो है उसके अंदर लिमिटेशंस की हम बात कर लें तो मोर्टेलिटी आपकी डेथ रेट होती है, ठीक है। लिमिटेशंस जो हैं इसमें क्या आ जाती हैं, अगर हमने मोर्टेलिटी डाटा लेना है उसमें लिमिटेशंस क्या आएंगी कि मोर्टेलिटी डाटा जो है वो लिमिटेशंस के बगैर नहीं होता, मतलब आपको एक्यूरेटली नहीं मिल सकता। और इसके रीज़न्स हैं, इसमें आपके पहला रीज़न है इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग ऑफ डेथ। कुछ लोग रिपोर्ट ही नहीं करते कि डेथ हुई है, ठीक है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेस नहीं होता, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, ठीक है। सिंगल कॉज, चूजिंग अ सिंगल कॉज ऑफ डेथ, आप एक ही कॉज के साथ डेथ्स को अक्सर नोट कर लेते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट कॉजेज़ के साथ हुई हैं तो छोटी छोटी कॉजेज़ को आप कोई बदर ही नहीं करता। कोडिंग सिस्टम चेंज अगर हो जाए, डिजीज़ विद लो फर्टेलिटी, ऐसी डिजीज़ जिनकी वजह से कम डेथ्स होती हों, ऐसी डेथ्स जो है रिपोर्ट ही नहीं की जाती, तो ये आ जाते हैं रीज़न्स। अब मोर्टेलिटी डाटा को यूज़ क्यों किया जाता है? मोर्टेलिटी डाटा जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि स्टैटिस्टिक्स ऑन कॉज ऑफ डेथ आर इम्पोर्टेंट एंड वाइडली यूज फॉर नंबर ऑफ पर्पसेस। दे में बी इंक्लूडेड इन एक्सप्लेनिंग ट्रेंड ओवरऑल मोर्टेलिटी। इससे आपको पता चलता है कि मोर्टेलिटी ट्रेंड क्या है, मतलब किस एज में जाके या किस जेंडर में जो है वो डेथ ज़्यादा होती हैं। इंडिकेट प्रायोरिटी फॉर हेल्थ एक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अगर डेथ रेट कहीं पे ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें पता करने के लिए ईजीनेस हो जाती है। अब मोर्टेलिटी रेट्स और रेशोज कौन से हो सकते हैं? क्रूड डेथ रेट हो सकता है, मतलब ओवरऑल डेथ रेट हो सकता है कि आपने पता करना हो एक साल में एक जगह पे कितनी डेथ्स हुई हैं, उसको मिड ईयर पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करें, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्रूड डेथ रेट आ जाएगा। फिर स्पेसिफिक डेथ रेट आ जाएगा। स्पेसिफिक डेथ रेट में हमारे पास आ जाते हैं कॉज स्पेसिफिक आ जाता है, टाइम पीरियड और एज स्पेसिफिक। कॉज स्पेसिफिक मतलब कि किसी कॉज की वजह से, फ़र्ज़ करें अगर हम यहाँ पे टीबी ले रहे हैं, तो अगर हम देखना चाहें कि टीबी की वजह से कितनी डेथ्स हो रही हैं, मतलब स्पेसिफिक कॉज है ना, तो हम नंबर ऑफ़ डेथ लिखेंगे टीबी की वजह से,
ड्यूरिंग अ ईयर मीडियन पॉपुलेशन के साथ उसको डिवाइड करके 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट स्पेसिफिक आ जाएंगी। टाइम पीरियड स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड स्पेसिफिक में हम देखेंगे कि टाइम जो है एक टाइम के अंदर कितनी हो रही हैं, मतलब अगर हमने देखना है एक वीक के अंदर डेथ्स कितनी हो रही हैं, आप डेथ्स इन वीक करेंगे उसको मल्टीप्लाई 52 से करेंगे। 52 यहाँ पे ईयरली वीक्स है, मतलब एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई करके मीडियन पॉपुलेशन निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के पास साथ, तो आप लोगों को टाइम पीरियड स्पेसिफिक जो डेथ रेट है वो निकल आएगा। एज स्पेसिफिक में जो है वो मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब इन्फेंट्स में कितना है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कितना है, बच्चों के अंदर कितना है, ये आ जाएगा। सेक्स स्पेसिफिक में मैटरनल मोर्टेलिटी आ सकता है, मदर्स के अंदर, फादर्स के अंदर अगर आपने सेक्स स्पेसिफिक करना है तो वो आ जाएगा। फिर केस फर्टेलिटी आ जाता है। केस फर्टेलिटी मतलब कि एक जो केस है वो कितना फर्टाइल है, मतलब वो कितना डेंजरस है कि उसके अंदर इतनी किलिंग पावर है कि एक डिज़ीज़ की वजह से एक पर्सन को वो किल कर सकती है। जैसे आपका कोरोना था वो एक फैटल डिजीज़ थी जिसकी वजह से डेथ हो सकती थी। तो केस फर्टिलिटी रेट जो है वो किस तरह निकलेगा कि इससे हम ये सिंपली एक रेशो ऑफ डेथ्स टू केसेस, ठीक है, कि एक जो केस है उसकी वजह से डेथ कितनी हुई है, मतलब कितने केसेस हमारे पास आए हैं और उनकी वजह से कितनी डेथ्स हुई हैं, ये हम देखेंगे। केस फर्टिलिटी में टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू पार्टिकुलर डिजीज़ आएगा और टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू सेम डिजीज़। देखें हम यहाँ पे सेम डिजीज़ के साथ भी केसेस हैं लेकिन उनमें से डेथ्स कितनी हुई है ये हमने निकालना है। तो ये हमारे पास रेट भी आ गया और रेशो भी आ गया। उसके बाद प्रोपोर्शन मोर्टेलिटी रेट आ जाता है, ठीक है। प्रोपोर्शन निकालना होता है कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू पार्टिकुलर कॉज पर 100 और टोटल दैट इट मे बी फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज़ अंडर प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट। अगर स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से हो रहा है तो प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो किस तरह निकालेंगे, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू पार्टिकुलर डिजीज़ इन आ ईयर और टोटल नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ऑल कॉजेज़ दैट ईयर, सारे कॉजेज़ की वजह से और एक पार्टिकुलर कॉज की वजह से कितनी डेथ हुई है, तो इससे प्रोपोर्शन निकल आएगी। फिर अगर हम अंडर 5 प्रोपोर्शनेट निकालें, मतलब 5 साल के बच्चों के अंदर कितनी डेथ्स हुई हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 5 ईयर ऑफ एज और टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द सेम ईयर, और वो सारी एज पीरियड के दरमियान में से 5 सालों में के कितने निकले, ये हमारा प्रोपोर्शन आ जाएगा। इसी तरह सर्वाइवल रेट होता है। सर्वाइवल रेट आप लोगों के मिड टर्म में भी था। सर्वाइवल रेट जो है वो ऐसा प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, जिसमें सर्वाइवर हम देखते हैं कि किसी भी डिज़ीज़ की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से अगर डेथ्स हुई हैं तो उनमें जो है वो बचने वाले लोग कितने हैं, और ये हम यूजुअली जो है 5 साल के पीरियड में देखते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेशेंट लाइफ आफ्टर 5 ईयर्स और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट डायग्नोज और ट्रीटेड। एक डिजीज़ की वजह से कितने पेशेंट डायग्नोज हुए थे और कितने ट्रीट हुए थे और उनमें से बचे कितने हैं। ज़रूरी नहीं है जितने डायग्नोज हो सारे ही बचे और जितने ट्रीट हो उनमें से भी सारे ही बचे। तो इस वजह से जो बचे हैं 5 सालों के अंदर अंदर उनको वो सर्वाइवर्स हैं, तो उनका जो रेट आएगा वो है सर्वाइवल रेट। इसी तरह एडजस्टेड और स्टैंडर्डाइज रेट की हमने जैसे पहले ही बात की थी कि वो स्पेसिफिक होते हैं, एज और सेक्स से रिलेटेड होते हैं। उसमें भी हमारे पास जो है डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है और इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है। अब हमारे पास आ जाती है मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी। ये इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास इंसिडेंस रेट आता है और दूसरा हमारे पास आता है प्रेवलेंस रेट, ठीक है। इंसिडेंस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ न्यू केसेस जो हैं उनको हम कहते हैं इंसिडेंट्स। एक डिफाइंड पॉपुलेशन है कि आपको स्पेसिफिक पॉपुलेशन दे दी जाए, फ़र्ज़ करें आपको कह दीजिए पाकिस्तान की पॉपुलेशन है जो डिफाइंड पॉपुलेशन है, और ये कहा जाए कि 1 साल के अंदर इसमें जो है वो डायबिटीज़ के न्यू केसेस कितने आए हैं, तो वो वहाँ का इंसिडेंस रेट होगा। अब उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ न्यू केसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉपुलेशन एट रिस्क। अब पॉपुलेशन उसमें कितनी है जो रिस्क पे है कि वो डायबिटीज़ जिन उनमें हो जाएगा, उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंसिडेंस रेट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर हम हमारे पास
500 न्यू केसेस हैं किसी भी इलनेस के साथ, और पॉपुलेशन जो डिफाइंड पॉपुलेशन एक साल में वो आपको 50,000 दे दी जाए, तो इंसिडेंस रेट कितना आएगा? आप 500 को 50,000 के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड 1000 के साथ कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 10 पर 1000 पर ईयर। एक साल में 1000 में से 10 लोग जो हैं वो न्यू केस के साथ हैं। अब इंसिडेंस रेट जो है उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। इंसिडेंस रेट में हमेशा न्यू केसेस आते हैं, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं। पॉपुलेशन जो होती है वो होती है जो हमेशा रिस्क पे होती है, ठीक है, और इसको हम 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से भी ले सकते हैं। उसके बाद टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स में एक हमारे पास आ जाती है कम्युलेटिव इंसिडेंस, दूसरा आ जाता है इंसिडेंस डेंसिटी। कम्युलेटिव जो इंसिडेंस है उसका फॉर्मूला बिल्कुल इंसिडेंस रेट की तरह है कि नंबर ऑफ़ न्यू केसेस ऑफ अ स्पेसिफाइड डिजीज़। कम्युलेटिव मतलब कि इकट्ठे करके अगर हम बात करें कि स्पेसिफाइड डिजीज़ के साथ एक स्पेसिफिक पीरियड में कितने केसेस आए हैं वो, और उसको आप टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क एट द सेम इंटरवल, वो आपके पास आ जाती है कम्युलेटिव। और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो होती है वो न्यू केसेस होती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन, मतलब नंबर ऑफ़ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड, और उसमें टोटल पर्सन और टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे एक न्यू चीज़ आ गई कि ऑब्जर्वेशन के लिए टाइम जो है वो कितना दिया, टोटल पर्सन, और आपको कितना टाइम दिया गया है कि आप ऑब्ज़र्व करें, मतलब आपको 2 महीने दिए गए, 3 महीने दिए गए, 4 महीने दिए गए, तो आपने टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखना है और उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अटैक रेट आ जाता है हमारे पास। अटैक रेट जो है वो वाला रेट होता है जिसमें इंसिडेंस रेट एक्सप्रेस एज परसेंट used only when the population exposed to is for a limited period of time such as during an epidemic। कोई भी एपिडेमिक आती है तो उसको उसमें जो हमने देखना होता है, न्यू केसेस को देखना होता है, उनको मेयर करना होता है, वो अटैक रेट होता है, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ़ न्यू केसेस इन स्पेसिफिक डिजीज़। अब जो अटैक रेट है वो तो किसी स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से ही आएगा ना, एपिडेमिक स्पेसिफिक डिजीज़ पे ही आती है, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल कम्युलेटिव इंसिडेंस के जैसा होगा, ठीक है। पॉपुलेशन रिस्क एट टाइम ड्यूरिंग एट रिस्क ड्यूरिंग द सेम इंटरवल मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद सेकेंडरी रेट आ जाता है। सेकेंडरी रेट जो होता है, सेकेंडरी रेट में हम देखते हैं कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो इंक्यूबेटेड थी और एक्सपोज हुई थी, कितने लोग ससेप्टेबल थे, मतलब डिफाइन एज द नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग द डिजीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड फॉलोइंग द एक्सपोजर टू प्राइमरी केस। इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा है कि जब वो वाला पीरियड होता है जिसमें आपके डिजीज़ जो है उसके अभी सिम्टम्स शो नहीं हुए होते, उससे पहले आपको इंक्यूबेशन में रखा जाता है जब तक उसके फर्स्ट सिम्टम शो नहीं होते। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ़ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग डिजीज़ विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, कितने परसेंट जो है वो एक्सपोज हुए हैं, ठीक है, डेवलपिंग डिजीज़ में, और टोटल नंबर ऑफ पर्सनस ऑफ एक्सपोज्ड, ठीक है, और ससेप्टेबल कॉन्टैक्ट, मतलब उनके साथ कितने लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है। फर्स्ट करें जैसे एक फैमिली है, उस 6 लोगों की वो फैमिली थी, 2 पेरेंट्स थे जो ऑलरेडी इम्यून थे, ठीक है, और 4 बच्चे थे जो ससेप्टेबल थे डिजीज़ के साथ, ठीक है। अब उनमें से एक प्राइमरी केस आ जाता है, प्राइमरी केस एक आता है तो उसके बाद जो है 3 पीछे रह जाते हैं, ठीक है, तो जो 2 हैं वो ऑलरेडी सेकेंडरी केस हैं और बाकी जो 3 हैं वो पीछे रह जाते हैं जो ससेप्टेबल हैं किसी भी डिजीज़ के लिए। तो वो जो आपका सेकेंडरी अटैक रेट है वो क्या आएगा कि 2 जो है वो आपके पास ऑलरेडी इम्यून पर्सन है, 3 एक प्राइमरी केस को निकाल के 3 लोग ससेप्टेबल हैं, ठीक है, और उनको अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो सेकेंडरी अटैक रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 66.6। उसके बाद हम प्रेवलेंस को देख लेते हैं। प्रेवलेंस क्या होता है? प्रेवलेंस जो होता है, सॉरी पहले इंसिडेंस रेट के यूजेस देख लेते हैं। यूज़ क्या है? यूज़फुल फॉर कंट्रोलिंग डिजीज़, कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, एफिकेसी ऑफ प्रिवेंशन एंड थेराप्यूटिक मेजर्स को सर्च करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर इंसिडेंस रेट ज़्यादा हो रहा है तो हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रेवलेंस क्या होता है? प्रेवलेंस होते हैं कि ऑल करंट केसेस, मतलब ओल्ड भी न्यू भी, जितने अभी चल रहे हैं जितने पीछे चले हैं, ठीक है, उन सारे सबको अगर हम एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम और
या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम स्टडी करते हैं और मेजर करते हैं तो उसको हम प्रेवलेंस कहते हैं। प्रेवलेंस जो दो तरह की होती है, पॉइंट प्रेवलेंस होती है, ठीक है, और दूसरी होती है पीरियड प्रेवलेंस। जो आपकी पॉइंट प्रेवलेंस है, पॉइंट से ही पता चल रहा होगा कि एक पॉइंट पे एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन होगी, मतलब नंबर ऑफ ऑल करंट केसेस और प्लस न्यू ऑफ स्पेसिफिक डिजीज एग्जिस्टिंग एट गिवन पीरियड इन टाइम ओवर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट द सेम पॉइंट इन टाइम। मतलब आपने सेम टाइम पे फर्स्ट करें एक साल के अंदर या 6 महीने के अंदर जितनी पॉपुलेशन एक जगह पे प्रेजेंट है, उनमें से आपने 6 महीने के अंदर कितने एक डिज़ीज़ को लेके ओल्ड और न्यू केसेस हुए हैं, इसको हम अगर हम निकालेंगे तो पॉइंट प्रेवलेंस निकलेगी। और अगर हम पीरियड प्रेवलेंस देखें तो पीरियड प्रेवलेंस जो है उसमें सारे हम केसेस देखेंगे, करंट केसेस, ऑल करंट केसेस में न्यू और ओल्ड भी होंगे, एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसमें एक टाइम पे कि जैसे अभी टाइम चल रहा है वो पॉइंट होगा, और इसमें आपको कह दिया जाता है कि डिफाइन पीरियड ऑफ टाइम कि आप एक साल में देखें, ठीक है। आपको डिफ़ाइन कर दिया गया कि आप 5 सालों में देखें, 10 सालों में देखें, ठीक है, या फिर इतने इंटरवल में देखें। आपको पीरियड बता दिया जाता है कि भाई इतने पीरियड में देखना, जैसे एनुअल प्रेवलेंस होता है। इसमें भी आपने एग्जिस्टिंग केसेस देखने हैं, स्पेसिफिक डिजीज़ ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल और एस्टिमेटेड मीडियर पॉपुलेशन एट रिस्क, ठीक है। मीडियर पॉपुलेशन लेनी है जो उस टाइम पे रिस्क पे है एस्टिमेटेड, उसको 100 के साथ आप करेंगे तो आपके पास पीरियड प्रेवलेंस निकलेगी। यूज़ ऑफ प्रेवलेंस जो है उसका वो क्या आएगा, हेल्प टू एस्टिमेट मैग्नीट्यूड ऑफ healing problems and in the community and identification of high risk population। उसके बाद prevalence rate जो है हेल्पफुल होते हैं for administrative and planning purposes, for example hospital beds, manpower needs and rehabilitation। क्योंकि old new cases आपको पता होते हैं कि कितने cases आए हैं और कितने new आ सकते हैं, तो उसकी वजह से आपके पास आपको रिसोर्स एलोकेशन करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डेमोग्राफी क्या होती है। डेमोग्राफी ये होती है, डेमो और ग्राफ, ये दो वर्ड्स हैं। डेमो का मतलब होता है लोगो, ग्राफ का मतलब होता है ड्राइंग। मतलब जब आप लोगों को ड्रॉ करते हैं, किसी लोगों में स्ट्रक्चर को, उनकी पॉपुलेशन को ड्रॉ करते हैं में चेंजेस क्या आ रहे हैं, तो उसको हम बेसिकली डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। डेमोग्राफी की डेफिनेशन क्या है कि डेमोग्राफी इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ पॉपुलेशन एंड मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस इज़ कंसर्न विद साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस इन पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब जब हम पॉपुलेशन के चेंजेस को मैथमेटिकली, ठीक है, और पॉपुलेशन की साइंस को जब डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन नॉलेज के बारे में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। अब इसमें 4 चीज़ें आपको क्लियर होंगी, साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंज, ठीक है। ऐसी साइंस पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, या मैथमेटिकल नॉलेज पॉपुलेशन के बारे में जो पॉपुलेशन चेंजेस के साथ कंसर्न हो, ठीक है, और बेसिकली कंसर्न के पॉपुलेशन चेंजेस में भी किस वजह से, पॉपुलेशन चेंज जो है इन 4 चीज़ों की वजह से ही आता है। साइज़ की वजह से आता है, स्ट्रक्चर की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन और चेंज की वजह से। साइज़ मतलब एक जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, स्ट्रक्चर मतलब उसका स्ट्रक्चर किस तरह का, मतलब वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, वहाँ पे बूढ़े ज़्यादा हैं, वहाँ पे यंग लोग ज़्यादा हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वहाँ पे मेल ज़्यादा हैं, फीमेल ज़्यादा हैं, या चेंज इन पॉपुलेशन मतलब उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। पॉपुलेशन डायनामिक्स जो होती है वो साइंस ऑफ मोशन होती है, मतलब पॉपुलेशन चेंज। डायनामिक्स का मतलब भी होता है चेंज, मतलब एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। उसके बाद पॉपुलेशन डबलिंग टाइम आ जाता है। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम जो है उसमें ये आता है कि 17 ईयर्स ऑफ एज में ईयर्स में पॉपुलेशन डबल हो रही है या फिर कम हो रही है। अगर पॉपुलेशन 70 ईयर्स ऑफ एज में डबल हो रही है, उसको पॉपुलेशन डबलिंग टाइम कहते हैं। जैसे पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है वो है 47 ईयर्स, मतलब 47 ईयर्स के बाद जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन डबल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम देखें पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, ठीक है, तो ग्रोथ रेट जो है उसमें क्या आ जाता है, ग्रोथ रेट क्या होता है
crude birth rate and crude death rate. In other words, it is the rate at which population is growing. मतलब अगर हम crude birth rate को मतलब total births को total death के साथ माइनस करें तो जो हमारे पास रेंज आएगी वो वहाँ का ग्रोथ रेट होगा उस कंट्री का। इसी तरह जो है क्रूड बर्थ रेट है, क्रूड बर्थ रेट की हमने ऑलरेडी बात कर ली है शुरू में कि क्रूड बर्थ रेट जो होता है वो रेट होता है जिसमें हमने टोटल बर्थ्स देखनी होती हैं, ठीक है। किसी पॉपुलेशन उसको मीडियम पॉपुलेशन के साथ आप उसका डिनोमिनेटर रखें, उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्रूड बर्थ रेट आ जाएगा। फर्स्ट करें जैसे पाकिस्तान है, उसका जो क्रूड बर्थ रेट है वो है 26 पर 1000, मतलब 1000 पॉपुलेशन में से तो 26 लाइव बर्थ्स हुई हैं, ठीक है। इस तरह क्रूड डेथ रेट होते हैं, ठीक है। क्रूड डेथ रेट में भी आपने नंबर ऑफ डेथ्स जो है उसको नोमिनेटर रखना है और मीडियम पॉपुलेशन को डिनोमिनेटर रखना है, आपको पास क्रूड डेथ रेट आ जाएगा। जैसे 1000 पॉपुलेशन में से 7 लोग जो हैं उनकी डेथ हो जाती है तो उनका जो है डेथ रेट है वो 7 है 1000 पॉपुलेशन में से। अगर हम उसका यही ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट निकाले क्रूड बर्थ रेट में से क्रूड डेथ रेट माइनस कर दें तो क्या आएगा, 26 बर्थ रेट है और 7 डेथ रेट है, इसको माइनस करेंगे तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो 19 है। मतलब 1000 पॉपुलेशन में से जो 19 है वो इसका ग्रोथ रेट है और ये इसका रेट वो है जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ करी है, मतलब 19 की रेट पे ये इंक्रीज़ करी है एक साल में। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी जो होता है वो डेथ रेट होता है। मोर्टेलिटी भी जो स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से अगर हो रही है, ठीक है, तो वो किसी स्पेसिफिक जेंडर में हो रही है, स्पेसिफिक पीरियड में हो रही है तो वो हमारे पास आ जाता है। अगर किसी भी हम पॉपुलेशन ग्रोथ के कंपोनेंट्स देखें या फैक्टर्स देखें कि पॉपुलेशन ग्रोथ किन फैक्टर्स की वजह से हो रही है तो वो ये होते हैं। मोर्टेलिटी होती है, फर्टिलिटी, माइग्रेशन, मैरिज, सोशल, और इसमें से जो 3 पहले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर किसी जगह पे मोर्टेलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहाँ का जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है, बर्थ कम है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है। फर्टिलिटी और निटेलिटी, फर्टिलिटी और निटेलिटी ये है कि अगर एक औरत जो है वो जल्दी बच्चे पैदा करना शुरू कर देती है, इसका मतलब वहाँ का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, मतलब बर्थ ज़्यादा हो रही हैं तो ग्रोथ रेट ज़्यादा है, ठीक है। माइग्रेशन, अगर एक इलाके में लोग ज़्यादा जाना शुरू हो जाते हैं और एक इलाके में कम होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उस एरिया का वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर हम मोर्टेलिटी देखें, इन्फेंट मोर्टेलिटी, नियोनेटल मोर्टेलिटी, पेरीनेटल या मैटरनल मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी का आपको पता है छोटे बच्चे जो हैं उनमें नियोनेटल मतलब जो नियोनेट्स होते हैं उनमें क्या क्या डेथ रेट है। पेरीनेटल मतलब जो अभी स्टेज में है, जो अभी पेरीनेटल स्टेज में है उनमें कितना है। मैटरनल मोर्टेलिटी, मदर की कितनी डेथ्स हो रही हैं। तो ये आपके पास जो है मोर्टेलिटी की मेजर्स आ जाती हैं। अगर हम पास में देखें तो हाई मोर्टेलिटी रेट के जो रीजंस थे वो थे एक्यूट क्रोनिक फूड शॉर्टेज, मतलब माल न्यूट्रिशन होती थी, कोई भी एपिडेमिक आ जाती थी और उसके लिए प्रॉपर हेल्थ मेजर्स नहीं होती थी, पुअर पब्लिक कंडीशंस होती थी जिसकी वजह से मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती थी। अब डिक्रीज़ इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे एंटीबायोटिक ज़्यादा हो गए, पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, हेल्थ मेजर ज़्यादा हो गई हैं, वैक्सीनेशन आ गई हैं और ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हो गई है, पब्लिक सैनिटेशन इम्प्रूव हो गई है, पर्सनल हाइजीन इम्प्रूव हो गई जिसकी वजह से ये कम हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि बेसिक फर्टिलिटी मेजर्स कौन सी हैं, तो बेसिक फर्टिलिटी मेजर्स जो हैं, फर्टिलिटी की हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि फर्टाइल एज, इसमें बेबीज़ जो हैं एक मदर जो है और फादर जो हैं वो मतलब फर्टाइल एज में होते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्रूड बर्थ रेट आता है, जनरल फर्टिलिटी और एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी आ जाती है, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट में हमारे पास जनरल बर्थ रेट आता है, जनरल फर्टिलिटी रेट में हमारे पास आ जाता है क्या नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर और नंबर ऑफ़ वुमेन एज 15 to 49, मतलब इस एज की फ़ीमेल जो हैं कितने बच्चे पैदा कर रही हैं, कितनी लाइव बर्थ्स इस एज की औरतों ने दिया, उसको हम कहेंगे जनरल फर्टिलिटी रेट। अगर एज स्पेसिफिक में आ जाए तो एज स्पेसिफिक में हम देखेंगे कि 15 ईयर्स की जो औरतें हैं एज स्पेसिफिक हो जाएंगे ना, वो उन्होंने कितने बच्चे पैदा किए हैं, ठीक है। और या 49 ईयर्स की एज में कितने बच्चे पैदा किए हैं, 35 ईयर्स की एज की जो ख़वातीन हैं उन्होंने कितने बच्चे पैदा किए, तो ये हमारे पास एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी आ जाएगी,
इसी तरह हमारे पास टोटल आ जाता है, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट आ जाता है, नेट रिप्रोडक्शन रेट आ जाता है, अबॉर्शन रेट आ जाता है कि एक कितने टाइप्स के अबॉर्शन हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ ऑल टाइप्स अबॉर्शन, नंबर ऑफ़ वुमेन चाइल्ड बेयरिंग एज, मतलब कितनी फीमेल थी जो चाइल्ड बेयरिंग एज में थी, जो बच्चे पैदा कर सकती थी, और उनमें से कितनों के बच्चे जो हैं वो अबॉर्ट हुए हैं। तो एबॉर्शन रेट आ जाएगा। अबॉर्शन रेशो भी इसी तरह कि अबॉर्शन परफॉर्म कितने किए गए हैं एक टाइम के अंदर, स्पेसिफिक टाइम के अंदर, और उस टाइम पे लाइव बर्थ्स कितनी है। मतलब हम देखेंगे ना कि टोटल प्रेग्नेंट फीमेल कितनी हुई थी, उनमें से अबॉर्शन कितनों के हुए हैं और कितनी लाइव बर्थ्स हो गई हैं। इसी तरह मैरिज रेट आ जाता है। मैरिज रेट में भी हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ मैरिजेस कितनी हुई हैं, और मीडियन पॉपुलेशन हम देखेंगे, उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस कंट्री का मैरिज रेट आ जाएगा। इस तरह जनरल मैरिज रेट है, एक साल के अंदर कितने मैरिजेस हुई हैं, और अनमैरिड लोग जो हैं 15 से 19 साल के में कितने थे, तो ये आपके पास जनरल मैरिज रेट आ जाएगा। प्रेगनेंसी रेट भी इसी तरह आएगा। प्रेगनेंसी रेट में भी हम नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज और नंबर ऑफ़ मैरिड वुमेन देखेंगे और उनको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्रेगनेंसी रेट आ जाएगा। चाइल्ड वुमेन रेशो अगर हम देखें कि चाइल्ड बच्चे कितने हैं और फीमेल कितनी हैं, तो वो हम देखेंगे कि अगर चाइल्ड जो है वो 4 ईयर्स की एज तक होते हैं, 0 to 4 ईयर्स तक, ठीक है। और फीमेल कितनी होती हैं, कौन सी ईयर तक की हम एज को ले सकते हैं, 15 to 44 ईयर्स या 49 ईयर्स तक। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा कि एक औरत ने कितने बच्चे पैदा किए हैं। इससे हमें बर्थ रजिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिक्स जो है वो मिल सकता है। फिर हम देख लेते हैं पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी पॉपुलेशन के किसी भी स्पेसिफिक एरिया में या कंट्री में, ठीक है, जो उस एज के जो उस पॉपुलेशन की कंपोजिशन की वजह से हम देख सकते हैं। कंपोजिशन किस वजह से, एज और सेक्स की कंपोजिशन, ठीक है, कि किस स्पेसिफिक एज के साथ लोग वहाँ पे और किस सेक्स के साथ वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें जो मेल होते हैं वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे होते हैं, फीमेल जो होती हैं वो राइट साइड पे होती हैं, ठीक है। बच्चे जो होते हैं वो बेस बनाते हैं पिरामिड की, और जो एल्डरली होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो उसकी टिप बनाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये है, ये जो बेस है इस पिरामिड की, ये पिरामिड जो है बना हुआ है, इसकी बेस हमेशा बच्चे बनाएंगे। जो इसकी ये लेफ़्ट साइड होगी ये मेल की होगी, और जो राइट साइड होगी वो फीमेल की होगी, और जो टॉप होगा वो एल्डरली के लिए होगा। अब टाइप्स जो है पॉपुलेशन पिरामिड के वो 3 होते हैं, 3 शेप्स बनती हैं, 3 ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होते हैं, जिसकी वजह से एक पॉपुलेशन को हम एज और सेक्स की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले ट्रायंगुलर होता है, जिसमें जो बेस होती है वो ब्रॉड होती है, ठीक है। देखिए ट्रायंगल एक बन रहा है, इसमें जो बेस है वो ब्रॉड है, इसका मतलब पाकिस्तान में बच्चे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो है वो बिहीव होती है। बिहीव क्या मतलब होता है, बिहीव का मतलब ये होता है कि इनकी जो सेंटर होता है, ठीक है, ये वाला सेंटर ये ब्रॉड होता है, ठीक है। इनमें हमारे पास मतलब इसमें जो यंग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो वो जापान की अगर हम फॉर एग्जांपल जापान का अगर सर्वे किया गया, जबकि सर्वे किया गया तो पता चला कि वहाँ पे वर्किंग जो लोग थे वो ज़्यादा थे, ठीक है। या सिंगापुर का सर्वे किया गया तो उनका वर्किंग जो लोग थे वो ज़्यादा थे, तो उनका पता चला कि उनके जो एज में और स्ट्रक्चर में जो यंग लोग थे वो ज़्यादा थे। इसी तरह रेक्टेंगुलर मतलब जो बिल्कुल एक स्टैटिक होती है, रेक्टेंगुलर एक डिब्बे की तरह होती है, ठीक है, उस वो होती है स्टेशनरी। उसमें उतने ही बच्चे होते हैं, उतने ही बूढ़े होते हैं, उतने ही वर्किंग लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि यूके वगैरह है। अब इससे हमें पता है क्या चलता है, मेल टू फीमेल रेशो भी पता चलती है कि मेल टू फीमेल रेशो कितने, मतलब मेल कितने और फीमेल कितनी है। उसके बाद पॉपुलेशन चेंजेस का भी हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन कितनी चेंज हो रही है, मतलब बूढ़े ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, या जवान ज़्यादा हो रहे हैं, या बूढ़े कम हो रहे हैं, बच्चे कम हो रहे हैं। बच्चे कम होंगे तो ऑफकोर्स यंग जो हैं लोग कम होंगे, और बूढ़े जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो ये भी हमें पता चल जाता है। डिपेंडेंसी रेशो जो है वो इससे पता चल जाती है। डिपेंडेंसी रेशो का मतलब ये होता है कि एक कंट्री है उसके ऊपर कितना बर्डन है, इकनॉमिकल बर्डन, मतलब कि कितने लोग हैं जो वर्क नहीं कर रहे, जो उस मुल्क के इकनॉमिक्स में हेल्प नहीं कर रहे, और कितने लोग हैं जो इकनॉमिक में हेल्प कर रहे हैं। तो इससे हमें डिपेंडेंसी रेशो का पता चल जाता है।
डिपेंडेंसी रेशो की बात कर रहे हैं तो डिपेंडेंसी रेशो का फार्मूला भी देख लेते हैं कि डिपेंडेंसी रेशो जो है वो हमेशा मेजर होती है कि बच्चे कितने हैं उनको एल्डरली के साथ प्लस करते हैं और वर्किंग एजेड लोगों के साथ उसको डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चे जो हैं वो हमेशा अंडर 15 होते हैं, बूढ़े हमेशा 65 ईयर्स की एज से अबव की पॉपुलेशन होती है और वर्किंग एज के लोग जो होते हैं वो 16 से 64 ईयर तक होते हैं। उसके बाद सेक्स रेशो भी इसी तरह पता कर लेते हैं, मेल्स को ऊपर रखते हैं, फीमेल्स को हमेशा नीचे रखते हैं और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि फ़ीमेल टू मेल रेशो कितनी है, मतलब फ़ीमेल मेल की निस्बत कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। अगर हम देखें कि अगर कहीं पे सेक्स रेशो कम है, मतलब मेल जो है उसकी रेशो जो है वो कम है या फीमेल रेशो ज़्यादा है, तो उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? सोशल कॉजेज़ हो सकते हैं, बायोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकते हैं। सोशल कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो मेल चाइल्ड प्रेफरेंसेस, कहीं किसी जगह पे ये कहा जाता है कि बेटे ज़्यादा होना चाहिए। फीमेल इन्फेंटिसाइड हो सकता है, फीमेल फैटिसाइड हो सकता है, हाई मटरनल मोर्टेलिटी हो सकता है, मेल बायस इन पॉपुलेशन नंबरेशन, ठीक है, मेल को ज़्यादा किया जाता है, फीमेल को, निगलेक्ट ऑफ गर्ल्स, ये आपका आ जाता है लो सेक्स रेशो का कॉजेज़। बायोलॉजिकल कॉजेज़ में अगर हम देखें तो मेल स्पर्म्स रीच एंड फर्टिलाइज द एग मोर ऑफन ड्यू टू इट्स लाइटर नेचर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो इस वजह से जो मेल स्पर्म्स होते हैं वो कम फर्टिलाइज होते हैं। उसके बाद हमारे पास डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आ जाती है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, ठीक है, मतलब चेंज होना। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो होते हैं वो क्या होता है? मूव फ्रॉम हाई स्टेज ऑफ बर्थ रेट एंड हाईएस्ट डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अगर जो है किसी जगह पे हाई मोर्टेलिटी और हाई फर्टिलिटी है, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट ज़्यादा है, तो इसको हम कहेंगे ओल्ड बैलेंस है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं किसी जगह पे लो फर्टिलिटी लो मोर्टेलिटी है, मतलब लो बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है, इसको हम कहेंगे न्यू बैलेंस। लेकिन अगर ये दोनों जो है बिटवीन है, मतलब एक चीज़ ज़्यादा हो रही है एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ कम हो रही है और ज़्यादा हो रही है, फर्टिलिटी ज़्यादा हो रही है और ये डेथ रेट कम हो रहे हैं, डेथ रेट ज़्यादा हो रहा है और फर्टिलिटी जो है वो कम हो रही है, तो इसको हम कहेंगे इम्बैलेंस की स्टेज आ जाती है, ठीक है। जैसे हाई फर्टिलिटी और लो मोर्टेलिटी जो है ये इम्बैलेंस स्टेज आ जाती है। ये आपके डेमोग्राफिक के 3 चेंजेस होते हैं, 3 तरह के बैलेंस होते हैं। डेमोग्राफिक साइकिल जो होता है ये आपका होता है 5 स्टेजेस के ऊपर। वो 5 स्टेजेस कौन सी हैं? पहली स्टेज जो है हाई स्टेशनरी की होती है, दूसरी अर्ली एक्सपेंडिंग, तीसरी लेट एक्सपेंडिंग, चौथी लो स्टेशनरी और 5वीं डिक्लाइनिंग स्टेज होती है। अब फर्स्ट स्टेज जो है जो स्टेशनरी है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो बर्थ रेट है, क्रूड बर्थ रेट है, क्रूड डेथ रेट है, ये दोनों ही स्टेज में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जब दोनों ज़्यादा होते हैं तो पॉपुलेशन मतलब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए तो ये स्टेशनरी में आ गया, मतलब स्टैटिक हो गया। दोनों ही ज़्यादा हैं और दोनों ही एक ही रेट पे ज़्यादा होते जा रहे हैं। ये है हाई स्टेशनरी, मतलब स्टैटिक है लेकिन ज़्यादा हो रहे हैं तो हाई स्टेशनरी। उसके बाद अर्ली एक्सपेंडिंग और लेट एक्सपेंडिंग में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि इसमें एक चीज़ डिक्लाइन हो रही होती है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्रूड बर्थ रेट जो होता है वो सेम रहता है लेकिन डेथ रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन हो रही है, मतलब बर्थ रेट होती जा रही हैं सेम रेट पे, ठीक है, लेकिन डेथ रेट कम होती जा रही हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर किसी जगह पे बर्थ रेट 20 है, ठीक है, और डेथ रेट जो है वो पहले 20 थी लेकिन अब वो कम होना शुरू हो गए, मतलब वो 15 होना शुरू हो गए हैं, तो बर्थ रेट जो अब 20 है, डेथ रेट 15 है, तो बर्थ रेट ज़्यादा है, ठीक है, और वो 20 तक ही है, और ये 15 से 14, 13, 12 इस तरह होते जा रही है, मतलब आपका डेथ रेट जो डिक्लाइन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और वो उतने का उतना है। तो पॉपुलेशन में एक्सपेंशन तो हो रही है लेकिन अर्ली एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, एक्सपेंडिंग। उसके बाद थर्ड स्टेज जो होती है इसमें क्या होता है इसमें भी ऐसे ही है कि डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन होती है, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जो इसमें बर्थ रेट है वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, मतलब पहले अगर 20 था 20 ही चलता जा रहा है तो इसमें जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, मतलब वो 18 पे 20 से 19 पे आ जाएगा या 18 पे आ जाएगा। लेकिन जो क्रूड डेथ रेट है जो 15 पे था वो अब
8 पे चला गया, 7 पे चला गया, 5 पे चला गया, मतलब इतना कम हो गया, ठीक है। और बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो रहा है, स्टार्ट डिक्लाइनिंग, मतलब वो 19-18 होता जा रहा है और वो और ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, तो इसको हम कहेंगे लेट, बाद में, ठीक है। कि पहला वाला जो है वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया, तो ये होगी लेट एक्सपेंडिंग। उससे अगली स्टेज जो है वो हमारे पास आ जाती है लो स्टेशनरी की। लो स्टेशनरी वो होती है जिस तरह हाई स्टेशनरी में दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इसी तरह लो स्टेशनरी में जो है वो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टेशनरी, लो स्टेशनरी। अब डिक्लाइनिंग जो होती है उसमें ये होता है कि डिक्लाइन से कि आपको पता चल रहा होगा कि पॉपुलेशन बिगिंस टू डिक्लाइन, ठीक है। मतलब बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से ज़्यादा कम हो जाता है। फर्ज करें अगर डेथ रेट 20 का है, 20 लोग मर रहे हैं, तो डेथ रेट तो 20 लोग ही मरेंगे, लेकिन बच्चे जो हैं वो 20 पैदा नहीं होंगे, वो 15 पैदा हो रहे हैं, 10 पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, डेथ्स जो हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं, तो ये डिक्लाइनिंग में चला गया। तो इस तरह इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो ये था हमारे पास डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का साइकिल। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू।